ओके, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर इम्तियाज़ और आज हम देखेंगे ए लेवल्स एस लेवल का यूनिट 4 है ऑपरेशन मैनेजमेंट। और ऑपरेशंस का जो चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे आज 24 और इसको एक क्विक रिव्यू देंगे गो थ्रू करेंगे इसमें से चैप्टर में से, ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है या जिन्होंने ये चैप्टर पहले नहीं देखा हुआ वो इजीली चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग उनको जो बिल्ड हो जाए। ओके जी, थोड़ा मूव करते हैं आगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर का नाम है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री इज द क्रिटिकल एंड द क्रूशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री को कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं, इसको स्टॉक भी कहते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द इन्वेंट्री। देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने आ गया इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे कहता है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की डेफिनेशन द मटेरियल्स एंड गुड्स रिक्वायर्ड। कहता है मटेरियल्स और गुड्स रिक्वायर्ड किसके लिए? टू अलाउ फॉर प्रोडक्शन एंड द सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन टू द कस्टमर्स। यानी कि आपके बिजनेस के अंदर वो मटेरियल या गुड्स जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करके आपके कस्टमर्स को देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, वो जो मटेरियल्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस है जो फ्रूट को फर्दर प्रोसेस करके, आप प्रिजर्व करके, आप उसको आगे फर्दर पीसीज में करके आप उसको थोड़ा प्रोसेस करने के बाद आप उसको सेल करते हो डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो जो रॉ फॉर्म में जो फ्रूट्स आप मंगवाओगे डिफरेंट फ्रूट मार्केट से, वो आपकी इन्वेंट्री होगी, स्टॉक होगा आपका। इज दैट ओके? सो यहाँ पे एक समझने वाली बात हो रहा है कि इन्वेंट्रीज जो है, कुछ बिजनेस की इन्वेंट्रीज टू इन्वेंट्रीज, ये बिजनेस टू बिजनेस ये इन्वेंट्री वेरी करती है। कुछ बिजनेस की इन्वेंट्रीज के कंपोनेंट ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस की प्रोडक्ट्स इस तरह की होती हैं कि उनकी इन्वेंट्री ज्यादा टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है वो मोबाइल फोन बनाता है, तो उसके अब मोबाइल फोन में उसकी जो इन्वेंट्री है वो उस मोबाइल फोन की आउटर बॉडी है, बेशक वो मेटल या प्लास्टिक की है, तो एक कंपोनेंट वो हो गया। उसका कैमराज हो गया, उसकी एक इन्वेंट्री होगी, वो एक कंपोनेंट हो गया। और उसके टच पैनल हो गया, उसका अंदर ओके उसका जो बाकी उसका अंदर आईसी या बाकी जो मटेरियल्स हैं, जो सर्किट्स हैं, वो उसके बाकी दूसरे कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ठीक है? तो कहते हैं कि जो बाकी जो इन्वेंट्री होती है, जो स्टॉक्स होते हैं या जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। कुछ बिजनेस की इन्वेंट्री सिर्फ एक ही मटेरियल होता है, और कुछ बिजनेस की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज बहुत सारी होती हैं, 4 5 6 तरह की इन्वेंट्री उन्होंने होल्ड की होती हैं, फिर जाके उनकी असेंबल होके एक प्रोडक्ट बनती है। अच्छा, थोड़ा आगे मूव करते हैं, एक डेफिनेशन को हम और मजीद पढ़ लेते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं हम। अब मैनेज करना है इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री को मैनेज करना क्या होगा? देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग अ कंपनीज इन्वेंट्री। कि आप अपनी कंपनी की इन्वेंट्री को उसको ऑर्डर करना, उसको स्टोर करना, ठीक है, उसको यूज करना। लेकिन यहाँ पे सबसे जो चीज फोकस करने वाली है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, जो ट्रू पर्पस या मीनिंग ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री को इस तरह मैनेज करो कि बिजनेस की कॉस्ट मिनिमम रहे, आपके बिजनेस की कॉस्ट मिनिमम रहे। और दूसरे साइड पे अगर देखा जाए, आपके बिजनेस में प्रोडक्शन डिले ना आए, सेल्स डिले ना आए, कस्टमर्स को किसी तरह की कोई इश्यूज ना आए, इन्वेंट्रीज जो है ऑन टाइम अवेलेबल हो, इन्वेंट्री की कॉस्ट में डेविएशंस ना ज्यादा आप लेके आए, उनको मैनेज रखें। ठीक है? ये हर एंगल से इन्वेंट्री को मैनेज करना है, अपना बाय बाय से लेके अपने डिपार्टमेंट इंटरनल उसको डिलीवर करने से लेके अल्टीमेटली उस इन्वेंट्री को बनाने के बाद फिनिश फॉर्म में कस्टमर को डिलीवर करने तक इस सारे इन्वेंट्री प्रोसेस को मैनेज करना है आपने। सो ये सारा सिस्टम है इसमें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम करते हैं। अब हम दोबारा बुक पे करते हैं। बुक ओपन करने का पर्पज है कि बच्चों को चीज़ें जो है ज़्यादा क्लैरिटी में और इजी वे से मिल जाए, उन बच्चों को जो फर्स्ट टाइम इस बुक को या इस चैप्टर को देख रहे हैं। ओके जी, सबसे पहला टॉपिक है 24.1 में, जिसमें कहते हैं मैनेजिंग इन्वेंट्री। सो डिफरेंट बिजनेसेस अपनी इन्वेंट्रीज को डिफरेंट फॉर्म में होल्ड करते हैं। जैसे अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर लें, तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो 3 स्टेजेस पे एक इन्वेंट्री को होल्ड करता है।
एक सबसे पहले वो इन्वेंट्री को होल्ड करता है रॉ मटेरियल की फॉर्म में या कंपोनेंट्स की फॉर्म में। रॉ मटेरियल एक जनरल टर्म है, जैसे आप एक कह लें कि एक रॉ मटेरियल है, लेकिन कंपोनेंट्स कहते हैं जहाँ पे आपके एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल्स या ज्यादा इन्वेंट्रीज यूज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कंपोनेंट का वर्ड यूज किया जाता है। तो देखें, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में इन्वेंट्री को होल्ड करता है, उसको स्टोर रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से इन्वेंट्री निकाल के आगे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को वहां से सप्लाई कर सके, और वो वहां से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके आगे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर सके, डिलीवरी डिपार्टमेंट को। ओके जी, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को होल्ड करता है वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि आपका काम जो है वो इन प्रोसेस है, half of the work is done and the things are in process। working process को यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मतलब ये कि पार्शली कंप्लीटेड गुड्स होती हैं। वर्किंग प्रोसेस का मतलब होता है पार्शली कंप्लीटेड गुड्स। तो जाहिर बात है ये भी गुड्स आपकी पार्शली कंप्लीटेड है, इनके ऊपर हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल लग चुका हुआ है, और इस फॉर्म में भी आप अपने रॉ मटेरियल को प्रिजर्व करके रखते हो। इन फ्यूचर आप बाकी इसमें वर्किंग करके आप इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके आप अपने कस्टमर्स की को आप जो है बना के दे सकते हो। मैं इसकी ना बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल देता होता हूँ अक्सर बच्चों को। वैसे तो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं कंस्ट्रक्शंस की ये वो, लेकिन समझाने की खातिर ये है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो तो उधर उन्होंने हाफ कुक करके चिकन को या मटन को रखा होता है, तो उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस करके रखा होता है। तो जैसे ही आप आते हो तो उसको उसको बाकी मटेरियल ऐड करके वो उसको फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है, चूंकि वो भी रेस्टोरेंट भी एक तरह से कह लें जहाँ पे वो उनका वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट भी तो हो रहा होता है ना, वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं थोड़ा सा। तो वो एक तरह से अपने रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में भी उन्होंने सेव किया होता है। दो हो गए, एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में, एक वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में, और दूसरा फिनिश गुड की फॉर्म में भी आप चीज को बना के अपने शोरूम में सेव कर सकते हो। वहां से जैसे ही स्टोर रूम कह लें, शोरूम कह लें, वहां से जैसी आपको डिमांड आए आप वहां से निकाल के सप्लाई मार्केट में बेच सकते हो। ओके जी, अब ना एक और उसका आगे सब टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। उसमें कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसने क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिया हुआ है बच्चों को कि व्हाई डू इन्वेंट्री नीड टू बी मैनेज इफेक्टिवली। क्यों जरूरी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कहता है देयर माइट बी इनसफिशिएंट इन्वेंट्री। अगर अगर आपके पास इन्वेंट्री इनसफिशिएंट है तो आप अपनी डिमांड की फोरकास्ट चेंजेस जो है उनको मीट नहीं कर पाओगे। अगर आने वाले वक्त में आपको डिमांड जो है वो आपको लगता है डेविएट होने वाली हैं, डिमांड्स बढ़ने वाली हैं, तो आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आप उसको मीट नहीं कर पाओगे डिमांड को। तो आपका बिजनेस जो है वो उस बेनिफिट्स को अचीव नहीं कर पाएगा, उस डिमांड से बेनिफिट नहीं ले पाएगा, और उल्टा आपके बिजनेस का जो है गुडविल भी डैमेज होगी। कहते हैं अगर आप अपनी इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज नहीं करोगे, एफिशिएंटली मैनेज से मुराद जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि ना तो बहुत ज्यादा आप इन्वेंट्री मंगवा लो, और ना ही बहुत कम कि आपकी जो है प्रोडक्शन डिलेज आ जाए, और ना ही बहुत ज्यादा कि आपको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ जाए। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट किस सेंस में आ जाती है, लाइक कि आप जब बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा लेते हो, सम टाइम आपका बिजनेस ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक आइसक्रीम का बिजनेस है तो इन्वेंट्री आप मंगवा लेते हो आइसक्रीम के लिए, तो उसको करने की कोशिश करते हो। जब उसको स्टोर करते हो तो उसकी स्टोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्यों, आइसक्रीम का जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको स्टोर करने करने करते हो तो वो हो सकता है मेल्ट हो जाए। तो मेल्टिंग से बचाने के लिए फिर आप और बड़े सारे स्ट्रेटजीज या हरबे यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप एयर कंडीशन यूज करोगे, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। आप फिर वो कैपिटल सारी बात इन्वेस्ट करोगे, एयर कंडीशन यूज करोगे, फर्दर मोर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह बेयर करोगे। तो होल्डिंग ओवरऑल लमसम बात की जाए तो आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है जब ज्यादा इन्वेंट्री आप मंगवा लेते हो, या अगर आप कम इन्वेंट्री मंगवाते हो तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम करती है। तो भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को इस तरह कंट्रोल करना है कि ना ही ज्यादा मंगवाएं ना ही कम मंगवाएं, लेकिन इस सब के बावजूद आपकी प्रोडक्शन डिलेज भी ना आए, और आपको ज्यादा कॉस्ट भी कंट्रोल, होल्डिंग की स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा बेयर ना करनी पड़े।
तो जिसमें एक पॉइंट हमने पढ़ लिया कि क्यों जरूरी है उसको इफेक्टिवली करना, क्योंकि अगर आप इफेक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे अपनी इन्वेंट्री को तो आपको डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इफेक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे तो आउट ऑफ डेट हो जाएंगी आपकी इन्वेंट्री पड़ी पड़ी, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करेंगे ज्यादा मंगवा लेंगे, पड़ी रहेगी, वो आउट ऑफ डेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इन्वेंट्री वेस्टेज बहुत ज्यादा आएगा ड्यू टू मिस हैंडलिंग, आपको हैंडल नहीं करनी आएगी कि उसको किस तरह कंट्रोल करना है, कौन सी स्टोरेज कंडीशन चाहिए, ये वो, तो ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सम टाइम। हाई इन्वेंट्री जब होती है तो हाई स्टोरेज कॉस्ट आती है आपकी। ठीक है, हाई इन्वेंट्री की वजह से हाई स्टोरेज कॉस्ट आती है और उसकी वजह से हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है आपकी। भाई देखें, बड़ी सीधी सी बात है, जब आप हाई इन्वेंट्री मंगवा के उसको सेव कर लेते हो, उसको स्टोर करने पे भी कॉस्ट आती है आपकी। स्टोर करने पे लेट्स सपोज एयर कंडीशन मंगवा लिए, उस पे आपने अच्छा खासा खर्चा कर लिया, लाखों का खर्चा कर लिया आपने, वो जो खर्चा आपने एयर कंडीशन पे किया, स्टोरिंग कॉस्ट पे किया, वही खर्चा आप अपनी इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से बचाते, मैनेज करते, वो खर्चा वहां से बचाते और उस खर्चे को कहीं और आप इन्वेस्ट कर सकते थे। वो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब बन गई आपकी, क्योंकि अब आपने वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया, अब आपने एयर कंडीशन में इन्वेस्ट कर लिया, अब आपने इन्वेंट्री कॉस्ट में इन्वेस्ट कर लिया, अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई हो गई है। इसका मतलब है कि जब आप इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करते हो, उसको कंट्रोल करने की स्टोरिंग करने के लिए उसको इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है उस पैसे की। किस पैसे की? जो पैसा आपने उसको स्टोरेज के ऊपर लगा दिया होता है, क्योंकि आप उस पैसा से बिजनेस के लिए और भी कुछ खरीद सकते थे, कोई गाड़ी खरीद लेते, ट्रक खरीद लेते, या बिजनेस की कोई टेक्नोलॉजी या कोई और चीज खरीद लेते, तो या ट्रेनिंग करा लेते हैं एम्प्लॉयज की, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज काज और बढ़ जाती हैं। तो पुअर मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई चेन परचेजिंग फंक्शन कैन रिजल्ट इन द लेट डिलीवरीज। अगर आप आपका परचेज मैनेजमेंट फंक्शन अच्छा परफॉर्म नहीं करते इन्वेंट्री का, यानी कि इन्वेंट्री को परचेज मैनेजमेंट फंक्शन, आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है वो इन्वेंट्री को ऑन टाइम परचेज नहीं करता, लो कॉस्ट पे परचेज नहीं करता, वेल क्वालिटी में वेल क्वांटिटी और रिक्वायर्ड क्वांटिटी में परचेज नहीं करता, तो आपको डिलीवरी, लेट डिलीवरी आप करेंगे, अल्टीमेट चीज बना के अपने कस्टमर को लेट देंगे, लो डिस्काउंट्स मिलेंगी। जारी बात है, जब आप अपने अपने लोगों से अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर से जब माल खरीदेंगे और वो परचेज करेंगे लेकिन ऑन टाइम परचेज नहीं करेंगे, या एक एक इफेक्टिव वे से परचेज नहीं करेंगे, आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, डिलीवरी भी वो हो सकता है आप शॉर्ट कर रहे हो, लार्ज नहीं करेंगे तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं इन्वेंट। अब यहाँ पे ना क्लियरली उन्होंने स्टेट कर भी दिया है कि आप इन्वेंट्री को अगर होल्ड करते हो, अपनी स्टॉक को अगर आप स्टोर करते हो, तो आपको बड़े सारे ये 3 तरह के डैमेजेस उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बड़े क्लियरली हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ सकती है, जारी बात है, आपने इन्वेंट्री होल्ड की हुई, इतना सारा पैसा आपने अपनी इन्वेंट्री के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है, वही पैसा आप उससे आपने अपने बिजनेस की कोई और चीज खरीद सकते थे, कोई ट्रेनिंग पे लगा सकते थे, या कहीं और उसको पैसे को लगा सकते थे आप। ठीक है, इसी तरह आपने इन्वेंट्री होल्ड करने के स्टोरेज कॉस्ट का अभी हम डिस्कस कर लिया है कि वो इंक्रीज हो, जब इन्वेंट्री होल्ड करते हैं स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है। अब एग्जांपल भी हमने कोट कर ली है कि आपकी स्टोरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मीनवाइल आपके रिस्क ऑफ वेस्टेज एंड सोलिसेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। जब इन्वेंट्री इन बल्क आप कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो, तो उसको, उस इन्वेंट्री को स्टोर करना और बहुत मुश्किल हो जाता है, हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सम टाइम पावर शॉर्टेज की वजह से ये होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं आपको, हो सकते हैं, आपका इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने बेनिफिट दिए हैं। अगर आप इन्वेंट्री को होल्ड करते हो, अपने पास स्टोर करके रखते हो इन्वेंट्री अपनी, तो अपना रॉ मटेरियल, तो आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी उन्होंने बताया। भाई पहला बेनिफिट उसने कहा हुआ कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस्ट ऑफ सेल। आपको आपकी सेल्स खोने का जो डर है, जो रिस्क है ना, वो कम हो जाता है। कैसे? भाई जब सेल्स तब खोई जाएगी, आपके हाथों से सेल्स निकल जाएगी जब आप चीज बना के उसको बेचने के लिए ऑफर नहीं करोगे। ठीक है, तब सेल सेल नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आपके पास इन्वेंट्री ऑलरेडी होगी, जब आप इन्वेंट्री रखी होगी, उसका बेनिफिट पा रहे हैं ना, इन्वेंट्री होगी, आप जैसे डिमांड आने वाली है या आ चुकी है, आप फटाफट चीज मैन्युफैक्चर करोगे, बनाओगे और उसको बेचने के लिए ऑफर लगा दोगे, उसकी ऑफर कर दोगे सेल करने के लिए, तो वो सेल्स अचीव कर लोगे आप। ठीक है, तो इसमें आपको जो
रिस्क ऑफ लॉस ऑफ सेल होता है वो बिल्कुल आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि अलाउ फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का एज मिल सकता है जब आपके पास आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर रहे होते हो, इन्वेंटरी को मैनेज कर रहे होते हो, कंट्रोल कर रहे होते हो, ठीक है। जब जरूरत है या उसको मंगवा के रखा हुआ है, जो भी जैसे भी मैनेज कर रहे हो आप अपने, अब उसको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली आप कर सकते हो। इससे जब आप अपनी अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हो तो इसका बेनिफिट ये होता है आप प्रोडक्शन करने के लिए आप इन्वेंटरी को परचेज को भी अपनी जरूरत के मुताबिक इन बल्क भी खरीद सकते हो। जब इन बल्क खरीदोगे या कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द सप्लायर्स खरीदोगे तो वो भी आपको डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स और आपको ऑफर्स देते हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हो। वो अल्टीमेट आपको हेल्प करेंगे आपकी कॉस्ट कम करने में, बाइंग कॉस्ट कम करने में। वो अल्टीमेट आपको बाइंग कॉस्ट कम होगी, अल्टीमेट आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम सेट कर पाओगे। अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि आपकी सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो आगे आप समझ सकते हैं बड़े सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। सिमिलरली कहते हैं थर्ड पॉइंट, अवॉइड द नीड फॉर स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर। भाई देखें, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी इन्वेंटरी को मैनेज नहीं कर रहे तो आप अपने सप्लायर को बागम बाग करते हो, ज्यादा ज्यादा बड़े ऑर्डर देते हो, सडन ऑर्डर देते हो, स्पेशल ऑर्डर देते हो, इतनी इन्वेंटरी बेच दो, अभी बेच दो, कॉल करते हो भाई इतनी बेच सकते हो, नहीं बेच सकते, सडन ऑर्डर आ गए। भाई ये चीजें फिर होती हैं, लेकिन ऑर्डर का तो पता नहीं होता कब आ जाए, कस्टमर की साइड से डिमांड कब आ जाए। लेकिन ये है कि ये है कि अगर आपने इन्वेंट्री होल्ड नहीं की हुई तो आप फिर सडन ऑर्डर देते हो अपने सप्लायर्स को, तो सप्लायर्स भी इस चीज से बड़ा इरिटेट होते हैं। तो अगर वो सप्लायर आपको माल दे भी दे तो वो बड़ी सारी कंडीशंस आपसे मनवाता है, फिर ऑब्वियसली मार्केट रेट से ऊपर ये वो। लेकिन ये है कि आप जब आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, तो आपको एक स्पेशल और सडन ऑर्डर सप्लायर्स को कोट नहीं करने पड़ते, जिससे क्या होता है सप्लायर्स भी एक सीक्वेंस में आपके साथ चलता है और एक रेट्स जो है उनको स्ट्रीमलाइन करना आसान हो जाता है आपके लिए। लार्ज ऑर्डर्स ऑफ न्यू सप्लायर्स रिड्यूस कॉस्ट। आपके क्या होता है, लार्ज ऑर्डर जो होते हैं न्यू सप्लायर्स, आपकी लार्ज ऑर्डर जब आप नए सप्लायर्स को देते हो तो वो डेफिनेटली क्या होता है, जो आप जब बड़े बड़े ऑर्डर्स देते हो आपके पास स्टोर नहीं होता, आपके पास इन्वेंट्री ना, जब आपने मैनेज नहीं की होती इन्वेंट्री, स्टोर नहीं होती, तो आप बड़े बड़े ऑर्डर देते हो अपने सप्लायर्स को, तो वो लार्ज ऑर्डर जब उनको देते हो तो वो आप आपको बड़े सारी डैमेजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन जब आप लार्ज ऑर्डर अब करते हो, अच्छा जब आप लार्ज साइज में ऑर्डर से कोट करते हो तो ऑब्वियसली आपको वो चीप पड़ते हैं अपने ऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट्स मिल जाती हैं डिफरेंट तरह की। आपके सामने एक और टॉपिक है, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। ये बड़ा क्रूशियल सा टॉपिक है कि भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम अपने सप्लायर को ऑर्डर अपनी अपने इन्वेंट्री का ऑर्डर दें तो कितना ऑर्डर दें, ज़्यादा चीज़ें मंगवा लें, कम मंगवा लें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि भाई ठीक है ऑर्डर इन्वेंट्री मैनेज करनी है, कितनी इन्वेंट्री मंगवाएं। ज़्यादा इन्वेंट्री मंगवाएं तो ज़्यादा मंगवाएंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी होल्डिंग, कम मंगवाएंगे तो इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ जाएगी। तो भाई फिर मंगवाएं और कितनी मंगवाएं ये कैसे पता चलेगा। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ से हम देखेंगे इसको कि कितनी इन्वेंट्री मंगवानी चाहिए एक बिजनेस को। हाँ, आपके एएस लेवल में या ए लेवल में आपको कभी भी कैलकुलेट करना तो नहीं आएगा कि फॉर्मूला की मदद से या इस तरह कैलकुलेट करके दें, आपके लेवल पे की चीज़ नहीं है। लेकिन चलें, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए, कितनी इन्वेंट्री मंगवानी चाहिए, तो इसको हम एक सिंपल वर्ड्स में हम एक और टेक्निक्स में हम ये कहते हैं, ईओक्यू भी कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कितने ऑर्डर, कितनी चीजें मंगवाएं जो हमें इकोनॉमिकल पड़े। ऑर्डर क्वांटिटी यानी कितनी चीजें, कितनी प्रोडक्ट मंगवाएं जो इकोनॉमिकल पड़े। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी चीजें मंगवाएं, कितना इन्वेंट्री मंगवाएं, कितना स्टॉक मंगवाएं जो हमें इकोनॉमिकल पड़े। अच्छा, इसकी कुछ ना हम यहाँ से देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो पहले हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। कहते हैं द ऑप्टिमम आर लीस्ट कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक टू रीऑर्डर, ठीक है। जिस पे रीऑर्डर करने पे हमारी कम से कम कॉस्ट आए। रीऑर्डर टेकिंग इन अकाउंट किस किस किन कौन कौन सी कॉस्ट कम आए, डिलीवरी कॉस्ट कम आए और हमारी स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट कम आए, यानी कि स्टोरेज कॉस्ट कम आए और डिलीवरी कॉस्ट यानी कि उसको स्टॉक को रीऑर्डर करने की और ये डिलीवरी जो कॉस्ट हुई ये कॉस्ट हमारी कम आए उसके ऊपर हमारे रीऑर्डर करने पे, ठीक है।
ये ये हमने करना है। ये इकोनॉमिक ऑर्डर, ये अगर हमें पता चल जाए कि हमें कितना वो कितनी कितनी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है जिसपे हमारा रीऑर्डर करने की कॉस्ट भी कम आए और हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी कम आए, उस माल को ला के फैक्ट्री में स्टोर करने की कॉस्ट कम से कम हो, तो वो ऑर्डर क्वांटिटी हमें स्टोर करनी चाहिए, उतनी वो ऑर्डर क्वांटिटी हमें मंगवानी चाहिए, ना ही उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम जरा बुक से दोबारा देखते हैं। इसके लिए हम देखें, आप जरा इस ग्राफ को देखें। आप इस एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे आप ऑर्डर साइज लेंगे कि ऑर्डर बड़ा, बिग साइज इस साइड से ऑर्डर साइज बिग हो रहा है, और इस साइड पे जो वर्टिकल है कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो इस साइड पे इंक्रीज हो रही है। अब इस साइड पे हमने कॉस्ट रख ली है और इस साइड पे हमने ऑर्डर साइज रख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डोंट वरी, इट विल नॉट बी इन द पार्ट ऑफ पेपर एज फॉर योर कैलकुलेशंस, बट सी। अब यहाँ पे देखें कि जैसे ये ग्राफ नीचे आ रहा है, कौन सा ग्राफ है नीचे आ रहा है, ये री ऑर्डर कॉस्ट है आपकी, आपके ऑर्डर को आपकी आपके इन्वेंट्री को री ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट आप बेयर करते हैं, ठीक है, ये कॉस्ट है। जैसे ही आप ऑर्डर साइज बड़ा करते जा रहे हैं, ज्यादा मिकदार में चीजें मंगवाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, वैसे वैसे आपके री ऑर्डर कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो रही नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर करने पे, तो आपकी ये कॉस्ट अभी कम होती जा रही है। लेकिन अब दूसरी कॉस्ट है, ये आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। जैसे आप ऑर्डर साइज बड़ा करते जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट मंगवा के अपनी फैक्ट्री में स्टोर भी तो करनी है, स्टोरिंग कॉस्ट बढ़, जितनी ज्यादा चीजें मंगवाएंगे उतनी उनकी स्टोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है, आपकी स्टोरिंग कॉस्ट भी ये बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है, आपकी ये री ऑर्डर कॉस्ट जो है चूंकि यूनिट पे डिवाइड हो रही, तो ये कम होती जा रही है। ठीक है, सो एक वक्त आ रहा है जहां पे ये दोनों आके मिल जाती हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने ऐसे नीचे चेक कर लेना है, कौन सा ऑर्डर आ रहा है, कितना ऑर्डर मंगवाना चाहिए। ये वो ऑर्डर होता है जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट जो होती है वो ऐसे कम से कम होती है। ये वो ऑर्डर होता है जहां जो इकोनॉमिक ईओक्यू होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, और इसको नीचे ड्रॉ करें, यहाँ से पता चलता है कितना ऑर्डर लेवल बनता है, उतना ऑर्डर आपको जो है वो मंगवाना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अगर हम कहते हैं नहीं जी हमारी री ऑर्डर कॉस्ट और कम हो जाए ताकि इधर ऑर्डर मंगवाएं, इधर मंगवाते हैं ताकि ऑर्डर साइज बड़ा करते हैं, री ऑर्डर कॉस्ट हमारी कम होते होते बिल्कुल कम हो जाती है, जीरो को करीब करीब आ जाती है, ये जीरो है ना, तो इसके ये करीब करीब हमारी री ऑर्डर कॉस्ट कम होती जाती है, और ऑर्डर साइज बड़ा करते करते री ऑर्डर कॉस्ट हमारी कम हो रही है, हम खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम देख रहे हैं हमारी माल आप भी ज्यादा पे माल आ गया, उसको उसको हमने स्टोर भी तो करना है ना। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं ऊपर, तो जो इन्वेंट्री होल्डिंग जो कॉस्ट है हमारी, वो इस लेवल के ऊपर आगे देखो कितनी बढ़ गई हुई है। तो भाई इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एक कॉस्ट अगर कम हो रही, दूसरी कॉस्ट बढ़ गई हुई है हमारी। ठीक है, दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट बननी है, तो वो ओवरऑल कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही होगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारी दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए ना, दोनों को मिला के जहां पे अगर दोनों कॉस्ट कम से कम मिल गई हैं, समझ लो वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, ये है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब अब हम फर्दर कुछ डेफिनेशन टर्म पढ़ते हैं, जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने पढ़ लिया। अब बफर इन्वेंट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ना है। बफर इन्वेंट्री बिल्कुल ऐसी है जैसे हम कुछ एक्स्ट्रा चीज हम अपने पास रख लेते हैं, इन केस ऑफ के कोई अनसर्टेन कंडीशन आएगी, उसको हम मीट कर लेंगे। बफर इन्वेंट्री की बात करें तो बिजनेस के अंदर जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हम होल्ड की होती है अनसर्टेन कंडीशंस को मीट करने के लिए, वो बफर इन्वेंट्री कहलाती है। कहते हैं द मिनिमम इन्वेंट्री लेवल दैट शुड बी हेल्ड टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन कुड स्टिल टेक प्लेस should delay in delivery occurs or should production rates increase। कहता है ये इसलिए रखी जाती है कि डजेंट मैटर, अगर 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 आपके डिलीवरी रेट्स भी बढ़ जाएं या आपकी कुछ भी अनसर्टेन कंडीशन होती हैं, तो आपके बिजनेस की जो है प्रोडक्शन वो उसमें कोई प्रॉब्लम्स या डिसरप्शंस ना आए, और आपकी प्रोडक्शन जो है स्मूथली होती रहे। तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री या स्टॉक आपने स्टोर करके रखा होता है, उसको बफर इन्वेंट्री कहते हैं, एक्स्ट्रा रिजर्व इन्वेंट्री सादा अल्फाज में। ठीक है, आगे री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर होता है द नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर ईच टाइम, आप कितने यूनिट ईच टाइम में ऑर्डर करने हैं आपने। आगे लीड टाइम है। लीड टाइम होता है कि आप जब ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देने के बाद जब ऑर्डर रिसीव होता है तो कितना टाइम लगता है, ऑर्डर देने के बाद से ऑर्डर रिसीव होने के दरमियान कितना टाइम लगता है, वो लीड टाइम होता है।
ठीक है, द नॉर्मल टाइम टेकन बिटवीन ऑर्डरिंग न्यू स्टॉक एंड देयर डिलीवरी टाइम, द लॉन्गर देयर पीरियड ऑफ टाइम देन द हायर विल हैव टू बी रिकॉर्ड स्टॉक लेवल। कहता है जितना जितना ज्यादा टाइम लगेगा आपको ऑर्डर को प्लेस करने के बाद रिसीव करने में, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा बड़ा ऑर्डर भी आपको प्लेस करना पड़ेगा। जारी बात है, गैप भी तो फिलअप करना है ना। अब हम दोबारा वापस चलते हैं जी बुक के ऊपर बच्चों को समझाने के लिए। यहाँ पे वही बफर इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है। अ, ये बेसिकली कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट हम बेसिकली पढ़ने लगे हैं, आप डिस्कस करने लगे हैं। ये नीचे बना हुआ है इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट। ये अक्सर फर्म्स ने अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री स्टोर रूम्स में लगाया होता है, जिसको देख के वो अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर ऑर्डर रीऑर्डर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स आप सीख लें। इन्वेंट्री इन्वेंट्री बफर इन्वेंट्री क्या होती है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, लीड टाइम हमने सीख लिया क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है। रीऑर्डर लेवल होता है कि ये वो लेवल होता है कि जैसे ही आपकी इन्वेंट्री इस लेवल तक आएगी आप फटाफट ऑर्डर प्लेस कर दोगे। आप आपके बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री होती है ना, वो यूज हो रही होती है। यानी कि आपने 100 पीस मंगवा के रखे हुए हैं, जैसे ही वो आपने आपने री ऑर्डर लेवल लगाया हुआ है, जैसे ही 100 में से 60 पीस पे आ जाएगा ना, तो हम ऑर्डर दोबारा प्लेस कर देंगे अपने सप्लायर को, और ये 60 भी यूज होना शुरू हो जाएंगे, और उतनी देर में नया ऑर्डर फिर वापस हमारे पास रीफिल हो जाएगा, दोबारा फिर 100 पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 60 वाला आपने री ऑर्डर लगाया हुआ है ना पॉइंट, वो री ऑर्डर लेवल होता है। जैसे आपको मैं एक पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ, इस पिक्चर को हम देखते हैं, ये बड़ी कमाल की पिक्चर है। सबसे पहले इस पिक्चर में आप दो तीन चीजें देखें, वो रीऑर्डर वाला भी यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे ग्राफ में इस साइड पे हमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमें टाइम दिया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस पे हमें यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट्स यूनिट्स ऑफ ऑर्डर है, यूनिट्स इन्वेंट्री। अब आप देखें, सबसे ऊपर है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो एक बिजनेस जो है होल्ड कर रहा है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो एक बिजनेस होल्ड करता है। ठीक है, और सबसे नीचे वाली लाइन है वो कितने 60 यूनिट्स हैं। और सबसे नीचे है, ये कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, आप कह लें कि कोई 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 कह लें कि कोई फर्नीचर बनाने वाली कोई 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 कारखाना हो सकता है, जो 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 लकड़ी के ब्लॉक्स की करता है। अगर मैक्सिमम 60 ब्लॉक्स उसका रॉ मटेरियल है, 60 ब्लॉक्स मैक्सिमम इन्वेंट्री होल्ड करेगा। और बफर इन्वेंट्री वो 10 रखेगा, जो इन्वेंट्री उसको एज ए रिजर्व रखी हुई है 10 उसकी बफर इन्वेंट्री है, 60 मैक्सिमम है। तो जो रीऑर्डर उसने लगाया हुआ वो 20 का लगाया हुआ है। ठीक है, ये 10 को तो वो यूज ही नहीं करेगा ना कभी भी, ये तो अनसर्टन गैरी की सूरत हाल वगैरह हो गई, उसके लिए रखा हुआ है। अब 60 समझ लो कि 60 से यूज होना शुरू होगी इन्वेंट्री उसकी, ऑर्डर आ गया उसने बनाना शुरू कर दिया, इन्वेंट्री यूज हो रही है 50 पे आ गई, यूज हो गई 40 पे आ गई, उसको यूज हो गई 30 पे आ गई, 20 पे आ गई। जैसे 20 पे आई है ना, 20 पे इन्वेंट्री आ गई है, अब जैसे 20 पे आई है तो ये रीऑर्डर लेवल है। जैसे 20 पे आई है, ऑर्डर फटाफट सप्लायर्स को ऑर्डर चला जाएगा, और सप्लायर को ऑर्डर चला जाएगा, लो जी हमें इन्वेंट्री भेज दो। और ये इन्वेंट्री अब बिजनेस के अंदर यूज हो रही है, अभी यूज हो ही रही है, अभी बफर इन्वेंट्री से नीचे नहीं गई, ऑर्डर रीफिल हो गया, सप्लायर ने माल भेज दिया, इन्वेंट्री लेवल जो हमारा जो है ना वो फुल हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर अगले अगले टाइम में दोबारा फिर कोई ऑर्डर आएगा, इन्वेंट्री यूज होना शुरू हो जाएगी, नीचे आएगी, जैसे ही वो इस लेवल से नीचे आएगी ऑर्डर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ये इन्वेंट्री यूज हो रही उतनी देर में नीचे आएगी, ऑर्डर फिर उतनी तक रीफिल हो जाएगा, स्टोर रूम में इन्वेंट्री भेज देगा सप्लायर, ऑर्डर और हमारा स्टोर रूम में इन्वेंट्री आ गई हुई है, ऑर्डर फिल। इस तरह की इन्वेंट्री हमारी चल रही होती है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आपने तीन कॉन्सेप्ट सीख लिए, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो एक बिजनेस के अंदर होल्ड करता है, बफर इन्वेंट्री और रीऑर्डर लेवल। अब लीड टाइम का भी कॉन्सेप्ट एक होता है, अभी हमने पढ़ा है कि लीड टाइम होता है जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, ये हुआ था इस यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जितना टाइम लगा, टाइम हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे नीचे, यहाँ से लेके ना, क्योंकि यहाँ पे ये है, ये यहाँ से, इसको हम नीचे यहाँ से देख लेंगे, ये कितना टाइम है, टाइम अगर मंथ में दिया है, डे में दिया है, वो ये तो एग्जांपल कोड की, ये वीक में दिया है उसने टाइम,
इधर से लेके ये 1 वीक है, 2 वीक है, 3 वीक्स हैं, लेकिन इसको हम देख लेंगे कितने वीक्स बनता है। अभी हम एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि नंबर नहीं लिखे हुए, तो ये एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाता है कितने डेज हैं, कितने वीक्स हैं, 1.5 वीक है, कितने वीक बन रहे हैं। यानी कि ये जो टाइम, ये जो लाइन है, ये छोटी सी ब्लैक लाइन जो अंदर कवर हो गई है, ये लीड टाइम बेसिकली है हमारा, ये लीड टाइम। ये उसने बुक वाले तो ऊपर वैसे लगाया हुआ ना, ये बेसिकली ये ब्लैक वाला लीड टाइम है कि जब ऑर्डर प्लेस हुआ था, जब वो रीफिल हुआ, तो इस दौरान में कितना टाइम हमारा कंज्यूम हो गया, ये लीड टाइम है कि कितनी देर में ऑर्डर प्लेस होने में से ऑर्डर आने में कितना टाइम लगता है। और जिस बिजनेस का लीड टाइम जितना ज्यादा होगा, उतना ही बड़ा ऑर्डर भी हमें प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लीड टाइम ज्यादा लगता है तो ऑर्डर साइज भी हमें 60 से बढ़ाकर 70-80 करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये आपका है, आपका जो है ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड ना अब एक ये देख लें, कितनी अजीब सी यहाँ पे एक ग्राफ है इन्वेंट्री का। या ये अब वो तो बड़ा स्मूथ था, इन्वेंट्री आ रही है फिर जा रही है बड़े एक स्मूथ वे से। नॉर्मली ये चीज़ें भी मार्केट में चल रही होती है ना। तो अब आप देखें, इन्वेंट्री आ रही है और एकदम से रीफिल हो गई, लीड टाइम थोड़ा टाइम में वो ऑर्डर भी आ गया और इन्वेंट्री एकदम से रीफिल हो गई। और फिर दोबारा फिर वो इन्वेंट्री यूज हो रही है, बड़ी स्लो स्लो यूज हो रही है, टाइम चल रहा है नीचे, ठीक है, बड़ी स्लो स्लो यूज हो रही है। जैसे वो ऑर्डर से नीचे ये गई, लेकिन वो ऑर्डर से नीचे गई है, अभी वो ऑर्डर से नीचे बफर से पहले ही वो ऑर्डर आ गया। यानी कि आपके सप्लायर ने आपको पहले टाइम से पहले ही माल बना, हालांकि नीचे जाना था उसने, लेकिन टाइम नीचे तक जाना था बफर तक, लेकिन टाइम से पहले माल बना के दे दिया, वो आप फटाफट रीफिल हो गया। फिर यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है मुझे कि आपको जो सप्लायर्स है ना, वो भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो भी आपको स्मूथ आपके साथ नहीं चल रहे हैं। जैसे ये लाइन नीचे आ रही है, अब यहाँ पे इन्वेंट्री डाउन हुई है हमारी सॉरी, इन्वेंट्री डाउन हुई है हमारी, तो ऑर्डर चला गया है, अब नीचे आ रही इन्वेंट्री यूज हो रही है, ओहो, बफर पे भी चला गया, बफर भी सारा यूज हो गया, जीरो इन्वेंट्री लेवल हो गया। अब जीरो पे जाके इन्वेंट्री रीफिल हुई है और सप्लायर ने माल भेजा, और भेजा है वो भी पूरा नहीं भेजा जिस तरह उसको ऊपर भेजना चाहिए था, थोड़ा भेजा। अब ये दो उसकी, एक ये वाली हरकत और ये वाली हरकत से मुझे क्लियर हो गया कि ये जो सप्लायर है ये आपके साथ नहीं चलने वाला, ये आपकी सप्लाई फर्दर प्रॉब्लम कर रहा है, स्मूथ फ्लो ऑफ इन्वेंट्री आपको नहीं दे रहा, ये फर्दर भी प्रॉब्लम्स करेगा। देखें, अब उसके फौरन बाद जब भेजी है, एकदम से थोड़ी भेजी है, दोबारा फिर हम यूज कर रहे हैं, एकदम से यूज कर रहे हैं, तो हमने ऑर्डर दे दिया, कम हुई है, री ऑर्डर पे ऑर्डर दे दिया, अभी थोड़े टाइम गुजरा, एकदम से उसने रीफिल कर दिया। ठीक है, अभी वो बफर से पहले ही उसने रीफिल कर दिया। ठीक है, तो कोई भी चीज स्ट्रीमलाइन नहीं है, स्मूथ नहीं है यहाँ पे ना। तो इस तरह की जो होती है ना आपकी, ये चार्ट बता देता है आपको कि आपकी जो इन्वेंट्री कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, ये चीजें आपकी ठीक नहीं है। तो ये एक बड़ी कमाल की ये आपके पास यहाँ पे एक है 24.7, इसको आप करें, ये बड़ी जबरदस्त सी एग्जांपल है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये आप करिएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक एग्जांपल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करेगा। हम डिस्कस करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना सप्लाई की मैनेजमेंट है, सप्लाई फ्रॉम मटीरियल की। इसकी डेफिनेशन पढ़ के आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ से, आप देखिएगा यहाँ पे होगी। हाँ, पहले देखिए सप्लाई चेन क्या होती है। देखिए देखिए, ये जितने भी सप्लाई चेन पार्टनर्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी ये इन्वेंट्री मूव कर रही होती है ना, जैसे सप्लायर है, सप्लायर के बाद आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर है, होलसेलर के बाद रिटेलर है। ठीक है, अल्टीमेट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने तक की जितनी भी बॉडीज दरमियान में आ रही हैं, ये सप्लाई चेन ही तो है, ये चेन ही तो है लोगों की। ठीक है, इसको सप्लाई चेन पार्टनर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सप्लाई चेन है जिनके थ्रू आपकी प्रोडक्ट जो है जो रॉ मटेरियल्स होते हुए फिनिश गुड की फॉर्म तक ये मूव करती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। कहता है ऑल ऑफ द स्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल टू सेलिंग टू द कस्टमर, फ्रॉम पॉइंट ऑफ origin to the point of consumption. Examples, service industry may have a better broader supply chain compared to an automobile company. अब इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वो जितना भी वो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है,
होलसेलर है, रिटेलर है, इनके थ्रू चूंकि प्रोडक्ट मूव कर रही है, सप्लायर से माल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है, आगे वो इन्वेंट्री फिनिश गुड के फॉर्म में होलसेलर के पास जा रही है, वो इन्वेंट्री फिनिश गुड के फॉर्म में रिटेलर के पास जा रही है। अब इस सारी को मैनेज भी तो करना होता है ना, ताकि प्रोडक्ट में डिले ना आए, कस्टमर को मिलने में डिले ना आए। डिले आएगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस इंक्रीज जाएंगी, और भी बड़े से नुकसान होते हैं, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं अगर डिलेज आते हैं या नहीं होती हैं। तो इन सब की मैनेजमेंट करना, ताकि वो आपकी जो है वो फ्लो बना रहे, इंटीग्रेशन हुई रहे, हैंडलिंग टू एंटायर प्रोडक्शन फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट to minimize cost but improve the customer services. So that is the supply chain management, the concept of the supply chain management, that is very important. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को नहीं करते, आपकी कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी आपकी ऑपरेशंस कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो ज़ाया चली जाती हैं, आपका बहुत सारा नुकसान होता है अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है, मैनेज नहीं करते हैं। आगे हम फर्दर देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंप्रूव द कस्टमर सर्विसेज, ये सारा आप देख लीजिएगा। आगे एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, जस्ट इन टाइम। ये भी इन्वेंट्री कंट्रोल में ही आता है, लेकिन लीन प्रोडक्शन की एक स्ट्रेटजी है ये। लीन प्रोडक्शन होता है कि वेस्टेज को कम करते हुए आप प्रोडक्शन करना। जस्ट इन टाइम इज वन ऑफ देम स्ट्रेटजी। जस्ट इन टाइम कहता है कि आप इन्वेंट्री को तब मंगवाओ जब आप के कस्टमर, जब आपकी डिमांड आपके पास आ चुकी हुई है, ठीक है। जब डिमांड है तब इन्वेंट्री मंगवाओ कि इन्वेंट्री चीज बना के दे दो, ठीक है। ये जस्ट इन टाइम है। लेकिन जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट है तो बड़ा अच्छा, इससे बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए जरा क्या बेनिफिट मिलते हैं। आपको कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। आप रॉ मटेरियल मंगवाओ, जब डिमांड आई है रॉ मटेरियल मंगवाओ, चीज बना के कस्टमर को दे दो। कैपिटल, आपको इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी पड़ती, आपको कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नहीं पड़ती, स्पेस आपकी बची रहती है, आपको लेस चांस ऑफ इन्वेंट्री बिकम आउटडेटेड। हाँ, जब स्टोर नहीं करनी तो आउटडेट कब कहाँ होनी है। जस्ट इन टाइम लीड टू द क्विकर रिस्पॉन्स टाइम टू चेंज टू द कंज्यूमर डिमांड। जस्ट इन टाइम होता है वो आपके आपके कस्टमर को क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए चेंज द कस्टमर डिमांड, यानी कि कहते हैं कि द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड फॉर जस्ट इन टाइम के लिए, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है जस्ट इन टाइम के लिए। दैट लीड टू द क्विक रिस्पॉन्स टाइम। उससे क्या होगा, देखिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब आप जस्ट इन टाइम कर रहे होंगे ना, तो आप अपने कस्टमर की डिमांड को क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली आप उसकी डिमांड को अचीव करके सेल्स कर सकते हैं। सिमिलरली इसके कुछ कॉस्ट भी हैं जो आपको बेयर करनी पड़ती हैं। एनी फेलियर टू रिसीव द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स आर द कंपोनेंट इन टाइम। देखिए जी, आपने जस्ट इन टाइम तो कर लिया, जब आपको जरूरत पड़ रही तब आप उसको मंगवा रहे हैं, लेकिन ये भी तो सम टाइम किसी वजह से आप नहीं उसको रिसीव कर पाएंगे। अगर आप ना रिसीव कर पाए तो ऑलरेडी इन्वेंट्री तो पहले जीरो है, तो आप तो फिर गए, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी कॉस्ट विल इंक्रीज एज फ्रीक्वेंट स्मॉल डिलीवरी में। देखें जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि डिलीवरी कॉस्ट, जस्ट इन टाइम में आप क्या कर रहे होते हैं, आप जब ऑर्डर आया तब चीज़ मंगवा ली, छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। जब छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एक तो ज़्यादा आ रही होती है, और फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हैं, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ी होती है आपकी, ठीक है। बार बार डिलीवरी करना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मैसेजेस कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, इस तरह डिलीवर करने की ये कॉस्ट। इसी तरह आपकी अब जब आप छोटे छोटे ऑर्डर करेंगे, बल्क नहीं खरीदेंगे, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह एक और जस्ट इन टाइम की तरह एक और केस है, एक और स्ट्रेटेजी है जस्ट इन केस, ये इसके ऑपोजिट है। जस्ट इन केस क्या होता है? जस्ट इन केस होता है ये लिखी हुई स्ट्रेटेजी। जस्ट इन केस होता है कि आप अपनी जो बफर इन्वेंट्री है वो ज्यादा होल्ड करते हो। द एम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री टू द मिनिमम बाय होल्डिंग द हाई लेवल ऑफ बफर इन्वेंट्री। यानी कि आप इस डर से कि हमारे पास इन्वेंट्री कहीं शॉर्ट ना पड़ जाए, कल को खत्म ना हो जाए, तो हम बफर इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड कर लें। तो बफर इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड करने वाली जो स्ट्रेटजी है ना हमारी, ये जो स्ट्रेटजी है हमारी है, ये इसमें हम कहते हैं जस्ट इन केस। अब जस्ट इन केस के जस्ट इन केस में हमें बेनिफिट भी बड़े होते हैं। देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ रनिंग ऑफ दिस इन्वेंट्री। ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड की होती है तो इन्वेंट्री खत्म नहीं होती है।
लेस नीड फॉर द एक्यूरेट सेल फोरकास्ट। सेल की फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी है। क्या जरूरत है इतनी ज्यादा एक्यूरेट सेल फोरकास्ट करने। सेल फोरकास्ट होता है तखमीना लगाना, यार कितनी सेल फ्यूचर में हो जाएगी, उसके मुताबिक इन्वेंट्री मंगवाना। तो हमें इतना ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है भाई, हमारी जो इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई जितनी आएगी देखी जाएगी, सेल चीज बना के। इकोनॉमी स्केल जो है फ्रॉम वेरी लार्ज ऑर्डर वो हमें मिल जाता है जब ज्यादा मिकदार में चीज में। नुकसान ही होते हैं जी, हाई कैपिटल कॉस्ट इंजेक्ट हो जाती है बिजनेस के अंदर एक चीज मंगवाने के लिए, हाई स्टोरेज कॉस्ट लग जाती है। बाकी आप देख लीजिएगा। कंडीशंस फॉर जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ शराइत है हमारे पास यहाँ पे, कि जस्ट इन टाइम अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके बिजनेस में ये चीजें होनी चाहिए। ओके जी, यहाँ पे जो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी हमने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री इम्प्लीमेंट करनी है। मतलब ये कि जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि भाई हमारे बिजनेस के में जब जब रॉ मटेरियल चाहिए तब मंगवाना है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट सप्लायर रिलेशनशिप हमारे पास बड़ा अच्छा होना चाहिए। कि जब हम सप्लायर को कहें कि वो उसी टाइम हमें प्रोडक्ट भेज दे, और सप्लायर के अंदर इतनी कैपेसिटी भी हो, कैपेबिलिटी भी हो, और उसके पास खुद अपने इतना स्टॉक हो कि वो हमें रॉ मटेरियल ऑन द सेम टाइम भेज भी दे। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन एम्प्लॉयज मस्ट बी मल्टी स्किल्ड एंड फ्लेक्सिबल। भाई देखें, आपके सप्लायर्स के पास आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास भी वो भी फ्लेक्सिबल हों, क्योंकि जब डिमांड आनी है आपने तब इन्वेंट्री मंगवानी है और तब अपने वर्कर्स को बनाने के लिए देनी है। तो आपके वर्कर्स भी इतने फ्लेक्सिबल और मल्टी स्किल्ड होने चाहिए कि तो डिफरेंट तरह की डिमांड आती है, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट की आती हैं, और उसके मुताबिक इन्वेंट्री मंगवाई जाती हैं, और उस डिफरेंट तरह की इन्वेंट्री को यूज करके डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट बनाने की स्किल भी उनके अंदर होनी चाहिए, और डिफरेंट टाइम्स में काम करने की कैपेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके अंदर होनी चाहिए, कि जब डिमांड आए उसके मुताबिक हम चीज बना के दे सकें। जब ये चीजें होंगी, आपकी एम्प्लॉइज जो है मल्टी स्किल्ड और फ्लेक्सिबल होंगे, तब जाके आप जीआईटी यूज कर सकते हैं। आपके पास इक्विपमेंट्स मशीनरी भी एडवांस होनी चाहिए जो उसको यूज कर सके। एक्यूरेट डिमांड्स फोरकास्ट जो है वो करनी चाहिए आपको, ठीक है, जेआईटी यूज करने के लिए, ठीक है। आईटी इक्विपमेंट्स इज नीडेड फॉर द जेआईटी। आईटी इक्विपमेंट्स भी आपको यूज करने पड़ेंगे, लाइक जेआईटी के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए अपने सप्लायर्स के साथ। एक्सीलेंट एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बड़ा जरूरी है जी आपका। एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप, आपके एम्प्लॉयज आपकी बात मानते हो, आपका ज़रूरत पड़ने पे आपकी प्रोडक्शन को जो है वो सपोर्ट करते हो। क्वालिटी मस्ट बी द एवरीवन प्रायोरिटी। क्वालिटी भी आपको हाई रखनी पड़ेगी जीआईटी करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप रीड कर लें, रीड आउट कर लें, दिस इज नो इशू। वैल्यूएशन ये है कि जीआईटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी कम्स अंडर द लीन प्रोडक्शन। और जीआईटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। और कोई भी बिजनेस जो है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर वो जेआईटी करना चाहता है तो उसको अब जो ऊपर हमने फैक्टर्स पढ़े हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। जहाँ पे जेआईटी इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, वहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो आपको फोकस करनी पड़ती हैं साथ ही साथ में। फिर थोड़े से लिमिटेशंस भी हैं जेआईटी को यूज़ करने के लिए। जैसे अगर जेआईटी आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर आप के सप्लाईज डिलेज आ रहे हैं, सप्लाई आपको डिले कर रहा है, तो जेआईटी को यूज़ नहीं कर सकते। स्मॉल बिजनेसेस यूज़ नहीं कर सकते जेआईटी को, क्योंकि वो आईटी के बड़े बड़े सिस्टम्स को जो है वो बेयर नहीं कर सकते उनकी कॉस्ट। अगर आईटी अच्छा है आपका, आईटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं सप्लायर्स के थ्रू, जैसे बड़े बड़े ईआरपी सिस्टम्स, आप बड़े बड़े स्टोर्स ने, हाइपर स्टार्स, इस तरह बड़े बड़े स्टोर्स ने लगाए हुए ईआरपी सिस्टम्स हैं, वो अल्टीमेटली मैसेज जनरेट कर देते हैं सप्लायर्स के लिए। अगर आप उस तरह नहीं वो उसको बेयर कर सकते, तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, जेआईटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ग्लोबल इन्फ्लेशन ने एक डर क्रिएट कर दिया सबके लिए कि यार महंगी हो जानी चीजें, तो इस डर की वजह से भी, महंगाई के डर की वजह से भी लोग जो है, या और भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, मैं तो इसको इस एंगल में डिस्कस कर रहा हूँ ना। चीजें ग्लोबल इन्फ्लेशन आ गया, लोग इस वजह से भी, इन्फ्लेशन आ जाना, लोग वो पहले स्टोर स्टोर करके रख लेते हैं, एक ये भी इम्पैक्ट हो सकता है इन्वेंट्री को। तो जेआईटी फिर यूज नहीं करेंगे आप, जब आपको ये डर पड़ जाए कि इन फ्यूचर द प्राइसेस विल बी हाई, मोर हाई हायर, तो ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है, आप उसको बाय करेंगे। यहाँ पे पता नहीं क्या पॉइंट लिखा है, आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। तो सिमिलरली जो दूसरा है कि टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस सच एज द होटल एंड हेयर ड्रेसेस मे डिसाइड टू होल्ड बफर इन्वेंट्री टू अवॉइड द रनिंग आउट। ये बिजनेसेस क्या करते हैं, ये तो फिर डिसाइड करते हैं कि जनाब हम ज्यादा होल्ड करके रखें ताकि बफर इन्वेंट्री जो है हमारी ज्यादा हो, ताकि स्टॉक से रनिंग आउट ना हो। ये हर टाइम अपने पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखते हैं। तो ये बिजनेस जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री जो है ना, ये यूज नहीं कर सकते ये बिजनेस जो होते हैं, क्योंकि इनकी कस्टमर्स की डिमांड्स होती है बड़ी डेविएट होती हैं, वेरिएट करती हैं।
तो इनके लिए जो है ना जेएटी यूज़ करना इतना साजगार या सूटेबल नहीं होता है। नहीं जी स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ये आपका चैप्टर था। अगर कहीं किसी पॉइंट्स में कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू आ गया हो या मेरे डिलीवर करने में कोई चीज़ को प्रॉब्लम रह गई हो तो काइंडली शेयर कर लीजिएगा दोबारा, नो प्रॉब्लम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।